5 numbers in GP could be taken as like this. And it is said that AR square का square is AR to the power 4. That implies A has to be equal to 1. Is it true? Yes, Hello. understood. ठीक है ना? हाँ. Okay. हेलो 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 हाँ सर, मैंने इसके अंदर a डिवाइडेड बाय a रेज टू 2, फिर a डिवाइडेड बाय r a r और a r स्क्वायर लिया, जिससे वो कैंसिल कर देंगे, हाँ राइट है ना? नहीं, एक सेकेंड, फिर से बोलो क्या लिया आपने? A divided by, I could not get it. Can you repeat? मतलब समझा मुझे बट पूरा नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा समझा. If you can repeat it, I can. a डिवाइडेड बाय a r स्क्वायर, सॉरी मतलब a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अच्छा, A divided by R square वाला टर्म लिया. वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना. हाँ ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा. सर फिर a raised to 4 equals to 1 a raised to 5 equals to 1025 आता है, 1024 आता है, और फिर सॉल्व करने के बाद सर 4 आता है आंसर, a equals to. नहीं नहीं, कैसे आएगा, क्या बोल रहे हो यार? Yes, sir. I have also done it like that. क्या क्या, सॉरी? I have also done it like that. I get A as 4. ये इसलिए सर वाला मैं पूछ रहा था. a4 ही आएगा ना, तो फिर ये a r स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरा, और ये a मतलब a अपन r स्क्वायर मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और a r स्क्वायर मेरा फिफ्थ टर्म हो जाएगा. यहाँ से सर अगर लेकिन आप these are the, हाँ बोलो बोलो. सर ये तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ टर्म नहीं है ना, उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि फर्स्ट 5 टर्म्स का ही जो प्रोडक्ट है वो 1024 है. हाँ ठीक है, देखो इसको अगर ले रहे हो ना, एंड इट इज सेड दैट थर्ड टर्म का स्क्वायर इज फिफ्थ टर्म. अगर ऐसा हमको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इज इट ओके? a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक चीज बचेगा हमारे पास. तो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास रहेगा. और दूसरी रिलेशनशिप अगर यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आप लोग का a इज इक्वल टू 4 कैसे आ रहा है? अच्छा, फिर सर ये देखो ना, फर्दर सॉल्व कर रहे, तो सेकेंड पार्ट में सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024. ठीक है, अभी प्रोडक्ट इज 1024 है, ठीक है. तो दैट मीन्स इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो a टू द पावर 5 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1024. दिस इज गोइंग टू गिव अस a इज इक्वल टू 4, और इससे हमको r की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, अब ये यहाँ पर a जो है मेरा वो थर्ड टर्म है, दैट इज 4 इज माय थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 1, फोर्थ टर्म इज 8 एंड फिफ्थ टर्म इज 16. ये मेरे 5 टर्म हुए. ऐसे नहीं सॉल्व करके, ये वाला नहीं करके, अगर मैं कुछ और करता हूँ जो मैं पहले कर रहा था, ठीक है, लेट मी डू दैट एंड सी व्हाट आर वी गेटिंग.
यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, that is 1 into r square into r cube into r4 is 10 to the 1024, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा r 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 1024, ठीक है। That is r raised to the power 10 is equal to 1024, or r is equal to 10th root of 1024, and this is definitely 2 only. r की वैल्यू 2 आ गई, a का वैल्यू 1 है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, दिस विल बिकम 1, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 16, is it okay? So whether you are solving by this method or by this method, ठीक है, यहाँ पर हमारा सबसे छोटा पहला टर्म जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और लार्जेस्ट टर्म क्या है, 16 है, मिडिल वाला टर्म क्या है, 4 है। a का वैल्यू क्या है और r का वैल्यू क्या है इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन द चॉइस वी हैव टेकन, इज इट ओके? सर मेरा डाउट ये है कि मतलब ये जो 5 टर्म्स लिए हमने वो मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स तो मतलब नहीं, वो फर्स्ट 5 टर्म्स भी हो सकते हैं, सेकंड 5 टर्म्स भी हो सकते हैं, थर्ड 5 टर्म्स भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है क्वेश्चन में दीज तो आर कंसेक्यूटिव नंबर, और देखो कभी भी कोई भी सीक्वेंस का ना फर्स्ट टर्म जैसा चीज होता ही नहीं है। हम जहां से शुरू करते हैं वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, क्या उस टर्म के पहले कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है? जैसे मान लो हम बोल रहे हैं हाँ 3, 4, 3, 5, 7, तो 3 इज माई फर्स्ट टर्म, व्हाट डज इट मीन, क्या उसके पहले उस सीक्वेंस का कोई टर्म ही नहीं है? इट्स नॉट हाँ लाइक सर हो दैट, सकता है। है ना। बस हाँ हमने अपनी काउंटिंग रेफरेंस वहां से चालू करी है, दैट इज द ओनली थिंग, इजंट इट? यस सर। हाँ ठीक है सर। ना। Fine, so we are getting the same answer from both the methods. It is only that a की वैल्यू एंड r की वैल्यू तो सेम ही रह रही है। a हमने किस चीज को अज्यूम किया है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या मिल रहा है, राइट। अगर a मेरा थर्ड टर्म है तो ऑब्वियसली a की वैल्यू 4 आएगी, a अगर मेरा फर्स्ट टर्म है तो a की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना। ओके
देर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और लिखते कैसे हैं, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यूज कहाँ होता है, दैट इज गोइंग टू कम लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब थोड़ी देर बाद में है, ठीक है। जैसे समझो कोई भी नंबर लिया मैंने, से फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, और 5 के बाद हम लोग ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। या फिर एल, मतलब इस तरह से लिखते हैं। ऐसे कुछ तो एल फॉर्म का लिख देते हैं एंड ये 5, ठीक है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है you start from 1 and multiply all the integers in between 1 and this number. So 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है, that is simply equal to factorial 5. Is it okay? फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर के 5 तक के सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फैक्टोरियल 5। यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा? 2 3 6 24 5, 124। ठीक है। फैक्टोरियल 8 क्या रहेगा? 1 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर्स को, अच्छा ये डॉट डॉट डालते जा रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, पता है हम लोगों को ना। आई होप वी आर नॉट कंफ्यूज्ड इन दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू 720 प्लस 50 40 40320, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फैक्टोरियल क्या होता है? factorial of any number is going to be equal to multiplication of all the integers up to that number, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए जीरो से नहीं करते हैं, 1 से करते हैं। 1 ऑनवर्ड्स सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे इंटीजर्स को, वी आर गोइंग टू गेट दैट फैक्टोरियल। ओके, सर 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ, 0 का फैक्टोरियल 1 होएगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होएगा। तो 0 का फैक्टोरियल क्यों 1 होता है? दैट इज हाउ इट हैज बीन डिफाइंड। क्यों होता है? क्योंकि सी इसका मतलब होता है, दिस हैज सम सेंस। पीएनसी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि दीज जैसे 1 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल के थ्रू एक्चुअली हम किसी भी चीज को किस तरीके से अरेंज, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसका ये नंबर काउंट देते हैं लोग। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे 5 सर चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास, और 5 चीजों को अलग अलग तरीके से हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे 5 चीजों को एक एक करके अगर मुझे अरेंज करना है तो 5 चीजों को अगर एक एक करके अगर मुझे अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे, ठीक है।
5 चीजों को अगर 2 का पेयरिंग करके अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे, 5 को अगर 3 की पेयरिंग करके अरेंज करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 5 चीजों को पूरे 5 एक साथ लेकर के अगर अरेंज करना है, यानी कितने अरेंजमेंट उन 5 चीजों के अंदर पॉसिबल है, दैट इज समथिंग which is going to be given by probably this factorial number। जैसे अगर मैं 5 डिफरेंट कलर के पेन लेता हूँ, ठीक है, एक रेड पेन, ब्लू पेन, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, और इनको मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे कितने अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं, इट कैन गिव 120 अरेंजमेंट, ठीक है। आर कैन आइदर बी एट फर्स्ट पोजीशन, रेस्ट ये चेंज करेंगे पोजीशन, आर अलग अलग पोजीशंस पर आ सकता है। सो इस तरीके से करके वी आर गोइंग टू गेट टोटल 120 पोजीशन, ठीक है। अब 5 को लिया तो ऐसे 5 को अरेंज किया, तो 4 को अरेंज किया तो फैक्टोरियल 4 से हम देते हैं, फैक्टोरियल 3 तीन पार्टी चीजों को जैसे मन करे हम अरेंज करें, तो वी आर गोइंग टू गेट फैक्टोरियल 3 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। 2 चीजें रहेंगी, 2 ही रहेगा तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। और अगर कोई भी चीज नहीं है तो मिनिमम अरेंजमेंट्स या मैक्सिमम अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी पॉसिबल रहेंगी, एक, जहां पर कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे। इज इट ओके? अगर कोई चीज ही नहीं है प्लेस करने के लिए तो हमारे पास एक ही अरेंजमेंट रह सकता है ना, दैट इज नल अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं रखा है, बट हाँ दैट सर। इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट। इज इट ओके? दैट इज Yes, हाउ sir. इट हैज बीन assumed। So factorial 0 is equal to 1 and factorial 1 is equal to 1 2, मतलब 1 ही होता है। एंड इसके बाद से जो होता है factorial 2 is equal to 2, factorial 3 is equal to 6 and so on so forth। 1 into 2 into 3 पर 1 into 2, 1 into 2 into 3 into 4 factorial 4 के लिए, एंड बाकी सारे आगे बढ़ते जाते हैं। सर नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल होता है, क्या क्या? नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल होता है। नहीं, नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है, सर क्योंकि वो अरेंजमेंट नहीं कर सकते ना नेगेटिव, वो अरेंजमेंट निगेटिव नंबर्स का मतलब निगेटिव नंबर रियली एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ऑब्वियसली उनका अरेंजमेंट नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट हैव -1 थिंग और वी कैन नेवर हैव -5 पेन्स, राइट? हाउ कैन वी हैव -5 पेन्स, और how can we have -10 cows, right? Nor can we have -10 chairs to sit, ठीक है। सो निगेटिव नंबर्स के अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं and therefore they are not defined, fine। बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आप उसको कंडीशनली एग्जिस्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है मतलब नहीं होगा, ठीक है। सर ऐसे तो फिर उसका फैक्टोरियल 0 हो जाएगा क्योंकि अरेंजमेंट में तो 0 होना। क्या क्या? सॉरी नहीं समझा मुझे। नेगेटिव नंबर्स का अगर कोई अरेंजमेंट नहीं है तो फिर उसका नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल 0 हो जाएंगे ना। और फैक्टोरियल 0 हो जाएगा ऐसा नहीं है, फैक्टोरियल अनडिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। या 0 बोल सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस, negative numbers is going to be 0, this we can say conditionally it is true, ठीक है। this one is सर true। बट बोलो। सर बट जीरो कैसे होगा, बट मतलब ना होना भी आपने ही बोला कि एक अरेंजमेंट होता है। हाँ, नहीं होना is a blank arrangement, but here there is no arrangement which can be defined, it's either 0, the number of arrangements possible are zeros, 0, ठीक है। the number of, जैसे फैक्टोरियल -5 जो होगा
देयर इज जीरो अरेंजमेंट विच इज पॉसिबल, ठीक है। या फिर इसको ये हम बोल सकते हैं कि नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो एग्जिस्ट करता है तो जीरो बोल सकते हैं, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स नॉट एग्जिस्टेंट। निगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल जो होता है दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट। सर क्या हम इसे इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, लाइक 5 फैक्टोरियल आई? नहीं नहीं, 5 फैक्टोरियल आई नहीं, ये रूट थोड़ी है, यहाँ पर रूट हाँ। -1 थोड़ी है। फिर आई स्क्वायर, अरे नहीं सर वो भी -1 5 हाँ, फैक्टोरियल आई स्क्वायर। नहीं हो सकता। गुड 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 गुड, आई लाइक इट, डोंट वरी, इट्स नाइस। सर लेकिन ऐसा मतलब दो कॉन्सेप्ट्स को अगर मैथमेटिक्स में अगर हम लोग दोनों मिक्स कर देंगे तो उसका रिजल्ट तो लाइक आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, उसका अगर कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन बन सकता है तो उसको सॉल्व करने का कुछ रीजन डेफिनेटली बनेगा, बनेगा या हम सॉल्व करना चाहेंगे, बट उसका कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हमको समझ में नहीं आता है फॉर द टाइम बीइंग, तो हम उसको जबरदस्ती का सॉल्व नहीं करते रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ मैथमेटिक्स सर। में कई एक सारे इक्वेशन बन सकते हैं या बनते हैं, बट जब तक उन इक्वेशंस का कुछ फिजिकल मीनिंग नहीं बनता है, वी जस्ट डोंट कीप ऑन सॉल्विंग देम, ठीक है। जैसे हाँ हाँ अब यूलियर वगैरह वाला जो इक्वेशन, सॉरी यूलियर, अभी एक्सपोनेंशियल नंबर्स वगैरह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फैक्टोरियल्स उसी के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो ये नंबर्स बहुत पहले से थे ऐसा नहीं है, ठीक है। दे केम इनटू बीइंग समवेयर इन 19th सेंचुरी ओनली, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। इनको लाने के पीछे लॉजिक यही था, when we started realizing कि अब इनके बगैर काम नहीं चल सकता है, this domain is also essential in order to explain some of the properties, some of the physical properties, ठीक है। then we brought them into light, और हमने कई एक सारी चीजों को उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं, एक्सपैंड भी किया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स वगैरह के आने के बाद कई एक सारे एक्सपेंशंस, कई एक सारी चीजों को हमने या उनके एप्लीकेशन को हमने ब्रॉडन किया। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? पहले वो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड थे, बाद में हमने बोला नहीं, इट इज डिफाइंड फॉर एनीथिंग, दोज थिंग्स आर डिफाइंड फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कोई भी नया प्रोपोजिशन जो हम ला रहे हैं उसका कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल पाते हैं क्या, या फोरसी कर पाते हैं क्या, ठीक है। अगर कर पाते हैं तो फिर डेफिनेटली दैट इज एक्सेप्टेड बाय अदर्स एज वेल। अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर देखो मतलब ऐसा होता है ना कि साइंस और फिलॉसफी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। साइंस और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस होता है, डू वी नो? प्रूफ्स। साइंस फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है और फिलोसफी सर प्रूफ्स। हाँ, फैक्ट्स के ऊपर दोनों ही बेस्ड होता है, ठीक है। सर साइंस वेदर इट पर इज, प्रूफ्स होता है। हाँ, साइंस में बेसिकली वी हैव सम एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रूफ्स व्हिच एग्जिस्ट, बट फिलॉसफी में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स जो होते हैं दे आर नॉट देयर, यू डोंट नीड टू प्रूव। लॉजिकल प्रूफ्स वहां पर रहेंगे, वहां पर भी रहेंगे, फिलॉसफी में भी लॉजिकल प्रूफ्स रहते हैं, ठीक है। अब वो लॉजिक जो दे रहे हैं हम, वो खुद में एस्टैब्लिश्ड लॉजिक है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नहीं, दैट वी डोंट बॉदर टू लुक एट। एक लॉजिक दूसरे लॉजिक को सपोर्ट करता रहेगा, दूसरे तीसरे को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन ये पूरे सीक्वेंस ऑफ लॉजिक में कोई भी लॉजिक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, वी डोंट थिंक और डोंट केयर अबाउट इट। वी व्हाट वी जस्ट फोकस अबाउट is कि whether one of our logic or whether our top logic is being
सपोर्टेड बाय द बॉटम लॉजिक्स और नॉट. ठीक है. Then there is this number p, or we have something like n and r. This is simply written as factorial n divided by factorial n minus r. ठीक है. क्या होता है factorial n divided by factorial अरे एक सेकंड. Permutation nr is pnr is factorial n divided by factorial r. This is how it is defined. And there is another term called ncr. This is defined as factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. ये जो होता है ये अरेंजमेंट्स देता है, अरेंजमेंट्स ऑफ p things taking them in group of r. और ये जो होता है number of combination of r things from set of n things. मतलब n डिफरेंट बॉल्स पड़े हुए हैं, उसमें से 3 बॉल का या जैसे 8 बॉल पड़े हुए हैं, उसमें से 3 बॉल का कॉम्बिनेशन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज nc3 and it will be factorial 8 by factorial 3 into factorial 5. ठीक है. Is it okay? ये दो टर्म्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स जो है आप लोग पीएनसी चैप्टर के अंदर में देखोगे, पढ़ोगे. मुझे सिर्फ इस वाली चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा, वो भी नॉट मोर मच. ठीक है. इसमें इंटरेस्ट क्यों है? सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है विच इज लाइक दिस, a प्लस एक्स रेज टू द पावर n. इसको अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो आई कैन राइट इट एज nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a to the power n minus 1 nc2 n minus 1 and x to the power 1 nc2 a n minus 2 x square nc3 a n minus 3 x cube plus nc n minus 1 a x to the power n minus 1 and plus ncn a to the power 0 x to the power n. ठीक है. ये हमारा दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम, और दिस इज हाउ दिस इज एक्सपैंडेड. ठीक है. a प्लस एक्स टू द पावर n जो है, इसको एक्सपैंड करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. अब इसको चेक करना है अगर हमें, तो वी कैन चेक इट फॉर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा,
ठीक है। 2C0 क्या होगा? फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0, दैट इज 1। NC2 क्या होगा? 2C2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0, दैट इज 1। यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, दैट इज 1। फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 is 2। ठीक है। We can further verify it with a plus x का whole cube is equal to a cube plus 3ax, sorry, 3a square x plus 3ax square plus x cube। यहाँ पर भी NC3 सॉरी 3C0 और ये 3C3, this is equal to 1 and this is also equal to 1। Can we verify this? रहेगा ना? Second term is going to be 3C2 and third term is going to be 3C1। 3C2 का मतलब फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, दैट इज 3। इसका भी मतलब वही है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, दिस इज आल्सो इक्वल टू 3। तो 2 और 3 के लिए वेरीफाई हो गया। 4 वाले के लिए भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो, एंड बाकियों के लिए ये वेरीफाइड रहेगा। ठीक है। प्रूफ वगैरह जो है ना, दैट इज दिस इज प्रूवन बाय द मेथड कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और वो मैथमेटिक्स की चीज रहेगी, आप लोग पढ़ोगे, पढ़ाएंगे सर आप लोगों को। मुझे एक्चुअली इनको यूज करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज होती है कि सपोज a प्लस एक्स ना हो करके ये 1 प्लस एक्स हो टू द पावर n, तो सारी चीजें कैसे दिखने लगेंगे? इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस, 1 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर NCl x टू द पावर n। ठीक है। और यहाँ पर तो NC0 है ही, विच इज 1, और ये टर्म टू द पावर n इज 1, सो दैट इज हाउ इट इज। अब इसमें एक चीज ये भी होता है कि if x is very small, if x is much smaller than 1, ठीक है, कितना स्मॉलर? तो x अगर अप टू 0.03 तक है, ये वाला टर्म 1 है, और x की वैल्यू अप टू 0.3 है। ठीक है। मेनी अ टाइम्स इसको 0.5 तक भी रखते हैं, बट 0.03 है तब तो डेफिनेटली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू और लेस देन 0.3 अगर 03 है, ठीक है ना, तो वी कैन वेरी सेफली राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर n is simply equal to 1 plus nx। Are we getting this point? Can we verify it? Yes. Let us try. 1.02 to the power 4 क्या होगा? Can you fastly calculate? This can be written as 1 plus 0.02 raised to the power 4, and this can be written as 1 plus 0.02 into 4, that is 1.08. Can you cross check it? सर नहीं समझ आएगा वापस। बोलो। और जो स्टार्टिंग का है ना, मतलब जो वेरिफिकेशन वाला उधर से
नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी बच्चा, थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ी नहीं सो काफी। अभी आ रही है? अभी आ रही है, हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जो मतलब जो न्यू इक्वेशन है 1 + x⁴ वाला, उसमें मतलब 1 + nx का नहीं समझ रहा सर, कैसे हुआ ऐसा? अच्छा, ये कैसे हुआ? हाँ सर। अरे बच्चा, ये यहाँ से हुआ। देखो, ये जो नंबर है वो क्या होगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट इज नथिंग बट n। ठीक है, अच्छा हाँ बराबर सर, समझ गया। होगा ना? हाँ हाँ ये हाँ। बाकी के टर्म्स जो हैं, ये बड़े वाले पावर जो x के रहेंगे, x चूंकि बहुत छोटा है तो ये नंबर्स और छोटे होते जाएंगे ना, हाँ और चूंकि छोटे हो गए तो हम उनको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, उनके रहने ना रहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, जैसे 0.03 है और उसके सामने 0.0009 ये नंबर रहेगा, तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला नंबर जो है 0.0009 जो है उसका कुछ रेलेवेंस नहीं रहेगा। हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। दैट इज हाउ इट इज। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? सर एक बार बायनोमियल थ्योरम दिखाना, उसका नोट करना है। बायनोमियल थ्योरम क्या करना है? बायनोमियल थ्योरम का नोट करना मतलब लिखना है, 2 मिनट से। अच्छा, ये वाला नोट करना है आपको, कर लो। अरे मतलब ये मतलब ठीक है, अभी के लिए तो है आपके लिए बड़ी चीज, क्योंकि इसके पहले आपने देखा नहीं है। homework discussion. Homework discussion. Doubt. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टेबल दिया था सर, ग्राम मॉलिक्यूलर चार्ज, चार्ज मास रिलेटिव चार्ज। नोटेड। सर ये जो फॉर्मूला में जो सेकेंड लास्ट टर्म है उधर ए, फॉर्मूला में जो सेकेंड लास्ट टर्म है Cn n-1 और ए के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। यहाँ पर a के ऊपर 1 है ना, ओके, तो सर और इस मतलब n-1 n-2 ऐसे होते होते 1 आ जाएगा। हाँ, सच दैट यहाँ पर x टू द पावर 0 है, तो a के पावर टर्म और x के पावर का जो टर्म होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट शुड बिकम 1 n। ठीक है, हर टर्म के x के पावर और a के पावर को ऐड करोगे तो n आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये कुछ रूल होते हैं जिसके थ्रू आप इसको ध्यान में रखते हो जनरल एक्सपेंशन सर में। ए स्क्वायर को फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 इनटू फैक्टोरियल, इसके अंदर फैक्टोरियल 0 किधर से आया? कहाँ पे? ए स्क्वायर में आपने लिखा ना रूट, मतलब ए स्क्वायर में उधर फैक्टोरियल 0 कहाँ से आया? अरे यहाँ पर n की वैल्यू 2 है ना, तो nc 0 है बेसिकली, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट रहना चाहिए। n मेरा 2 है तो 2c 0 इज फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, दैट इज 1। ये बात समझा? समझा? हाँ फर्स्ट टाइम से। ठीक है, और सेकंड वाला जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी 2c1।
हाँ सर आपने नीचे x की वैल्यू 0.03 से छोटी होनी चाहिए क्या बड़ी? हाँ, x की वैल्यू 0.03 से अगर कम रहती है ना, तो फिर ये वाला अप्रोक्सीमेशन हम बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। If x is much less than 1, और उसमें मैंने रेंज दिया आपको कि x की वैल्यू अगर 0.03 हो, ठीक है, then you can very easily apply that. यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं हम। मान लो हमारा यहाँ पर इस तरीके से रहता है a प्लस एक्स टू द पावर n, और हमको पता चल जाता है कि x बाई a जो है दैट इज मच लेस देन 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई a होल रेज टू द पावर n, right? And then it can be again written as a to the power n as it is रहेगा multiplied by 1 plus nx by a, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और एक आध दो चीजें और बता दे। मान लो यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर n रहेगा तो क्या होगा, आई कैन राइट इट एज 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n रहेगा तो आई कैन स्टिल राइट इट एज 1 माइनस एन एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n रहेगा तो भी मैं यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ। अब ये वाली चीजें अभी के लिए तुम्हें थोड़ी सी अटपटी लगेंगी, बट दे आर ट्रू। ठीक है, ये होता है, इस तरीके से आता है। और कैसे आता है प्रूफ, वो मिल जाएगा आप लोगों को, यू कैन डू इट। या कोर्स का तो पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ये होता है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको अज्यूम करके रखनी पड़ेंगी। अगेन दिस इज हेल्पफुल इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस थे जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज देयर इज अ नंबर कॉल्ड यूलियर नंबर। इधर भी x की वैल्यू 0.02 से कम होनी चाहिए, ये वाले अबाउट। हाँ, ये सारे अप्रोक्सीमेशन के लिए x हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0.03। ये अगर 1 है ना टर्म, तो ये 0.03 से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सारे के सारे अप्लाई होंगे, या फॉर दैट मैटर ये, या फिर ये कोई भी अप्लाई होने के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यूलियर नंबर। ठीक है, इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। e to the power x is simply defined as 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x4 by factorial 4 plus x5 by factorial 5 plus x6 by factorial 6 and so on so forth up to infinity. Is it okay? ये नंबर इसी तरीके से डिफाइंड है। ठीक है ना। अब
x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो कैन यू add these numbers up to this term or maybe this term only, ठीक है, और एक्चुअली 3 चीजें निकालो, सम अप टू दिस टर्म, ये वाला टर्म अलग से निकालना, ये वाला टर्म अलग से निकालना, और यहाँ का जो सम आता है उसमें इसको ऐड करके देखना कि बिना इसके ऐड किए हुए और इसके ऐड करने के बाद कितना डिफरेंस हो रहा है, मतलब एक्चुअली नंबर में कितना वेरिएशन हो रहा है। एंड सेम थिंग विद दिस, यहाँ तक अगर हमने निकाल लिया तो ये 6th वाले नंबर को ऐड करने से कितना डिफरेंस हो रहा है, परसेंटेज डिफरेंस। एक जस्ट आपको प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए इस बात का। सर नॉर्मली 65/24 आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे हो, सॉरी। सर नॉर्मली 65/24 आ रहा है। 65/24 आ रहा है, 24 गुना 48, 24 हाँ ठीक है। कहाँ तक को ऐड किए हो, यहाँ तक को ना, हाँ सर। ठीक है। इसको करोगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा, 24 2 48 और 17 बचेगा, एंड 24 5 120, 24 6 144 एंड 168, 7 हो गया 2.7। उसके बाद 2 बचता है, तो 200 और 24 गुना 48, तो इट्स 0.8, कुछ इस तरह का नंबर आया, यहाँ तक ऐड किया हमने तो। अब उसके बाद का फिफ्थ सर टर्म 5 तक 276/120। ये क्या आया, 276/120। 276/120 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अरे तुम लोग फ्रैक्शन में मत उसको निकालो, बाकी के आगे के टर्म्स को डेसिमल में करके मुझे बताओ। सर 2.3। 2.3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो, 3 सॉरी 6 इसको रखते हैं, 138, 3 करते हैं 69, हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये वैल्यू आपका गलत है, 2.3 नहीं होगा। यहाँ तक अगर 2.708 हो रहा है तो इसको ऐड करने के बाद ये कम कैसे हो सकता है, माइनस थोड़ी कर रहे हैं, वी आर एडिंग सम नंबर ना, हाउ कैन इट बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर।
सर 326 बाय 120 होगा। हाँ 326/120 हो सकता है। हेलो, हाँ ओके सर, चलो। तो दिस इज गोइंग टू बी 12 और 4 3। सर हम लोग कौन सा वाला ऐड कर रहे हैं? कौन सा वाला नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ तक की वैल्यू आपने निकाली, कीपिंग x इज इक्वल टू 1। 4 तक निकाली। निकाला ना, वो नंबर क्या आया आपका? यही आया ठीक है, 65/। परफेक्ट। इसको हमने सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग दिस डेसिमल नंबर। ठीक है, अब या ये है कि इस वाले टर्म को अगर अलग से आप सॉल्व करते हो, कीपिंग 1 इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 1, तो क्या नंबर आता है? और इसको सर इसके साथ, 326 नहीं आएगा ना? अरे नहीं, इसको सिर्फ 1 रखेंगे तो कैसे आएगा 326? इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तब 326 आएगा। हाँ मुझे तुम लोग फ्रैक्शन में ऐड करके ही बता रहे हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। तुम लोगों से मैंने बोला कि इसको 1/120 को कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम लोग आलसी इंसान दिख रहे हो मुझे। यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, प्लीज डू कैलकुलेट। if we are going to do that, it's going to be 8 into approximately 8 into 10 to the power minus 3 और 0.008 समथिंग। ठीक है, ये वाला करेंगे तो थोड़ा और छोटा नंबर आएगा। अब इसको अगर इसके साथ मैं ऐड करता हूं तो 2.716 होता है और इसमें और कुछ नंबर रहेगा। एंड 1/720 अगर मैं करता हूं and then I try to get whatever I want is 1000/720 into 10 to the power minus 3 1.4 into 10 to the power minus 3, that is 0.0014। ठीक है, इसमें 0.0014 अगर ऐड करते हैं, दिस बिकम 74172। मतलब बेसिक पॉइंट मेरा ये है ना कि अब इसके आगे के नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज 2 डिजिट्स। या मान लो ये डिजिट थोड़ा सा चेंज हो भी जाए तो इस डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एम आई मेकिंग सेंस? क्यों? क्योंकि ये नंबर्स जो होंगे ये और छोटे छोटे नंबर्स ऐड होंगे और ये डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट में भी चेंजेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। एम आई मेकिंग सेंस? 10 ई की वैल्यू जो होती है वो 2.71 से 2.72 के बीच में मानी जाती है और ब्रॉडेस्ट केस में हम उसको 2.72 मान लेते हैं। ठीक है, हम ये बोल देते हैं कि 2 E इज इक्वल टू 2.72। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? तो सर हाँ, सर आफ्टर एडिंग इनफिनाइट टाइम सर एक पॉइंट पे आके हम लोग को 2.72 तो मिल ही जाएगा ना? नहीं मिलेगा, 2.72 टच नहीं होता है क्योंकि आगे के नंबर्स जो हम ऐड करते हैं ना, जैसे जैसे नंबर, जैसे इसको अब फिर 7 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 0.0002 हो जाएगा। अब ये फोर्थ डेसिमल के प्लेस को ही अफेक्ट करेगा ना, सेकेंड या थर्ड को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? अब ऐसे छोटे छोटे नंबर्स अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो इफेक्टिवली मेरा डेसिमल के बाद का सेकेंड डिजिट जो है ना वो भी अनटच्ड रह जाता है, उसके नीचे के ही नंबर्स में एडिशन होते रहता है।
ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। वेरी गुड। तो ई की वैल्यू इफेक्टिवली यहाँ पर जो होती है वो होती है लगभग 2.72 की, और इसको हम लोग यूलियर या एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल नंबर। नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा e टू द पावर x बताने के बाद आई हैव सम मोर ये expansion for you guys to know or understand. सर हाँ बोलो ना। लेकिन वो जब भी x1 था तब भी उसकी वैल्यू 2.71 होगी ना, राइट, तो बाकी जब x बदलेगा तब उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ऑब्वियसली e टू द पावर 1 का वैल्यू 2.72 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो e स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 2.72 का स्क्वायर, या अब e टू द पावर x है तो इसीलिए तो मैंने रिलेशन आपको पहले बताया ना, हाउ इट इज, हाँ हाँ। ठीक है, सो दैट आप किसी भी जनरल x की वैल्यू के लिए आप निकाल पाए, और फिर मैंने स्पेसिफिक 1 के लिए क्या होता है वो बताया। सर ये लॉग वाला ही यूलर नंबर है ना? हाँ, ये लॉग वाला ही यूलियर नंबर है। तो सर बोलो। सर ये जो रिलेशनशिप है हाँ ई ई रेज टू एक्स और इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल जो भी, सर ये जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ यूलर नंबर पे लागू होती है या हर ए रेज टू एक्स फॉर्म के नंबर पे? हर ए रेज टू एक्स फॉर्म के नंबर पर? आ, हर नहीं, ए रेज टू एक्स के लिए भी लागू होगा, बट वी हैव टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब क्या मॉडिफिकेशंस होगा? ओके सर। लेट अस गो टू लॉगरिथम, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे ए टू द पावर एक्स का भी एक्सपेंशन इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ए टू द पावर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोग को थोड़ा सा ध्यान है क्या ये वाला चीज? लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू दैट स्लाइड, मे बी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। एक सेकंड, इसमें क्या आया था? ए टू द पावर लॉग एट, सॉरी, ए टू द पावर लॉग ऑफ एम विथ बेस ए, क्या आया था हमारा? एम एम एम, एम। ठीक है, ओके। ए टू द पावर
log m with base a is equal to m, ठीक है। सो अगर a टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखना है हमको, तो इसके बदले कैन आई राइट दिस एक्सपेंशन e टू द पावर log e a to the power x is it okay? This is what e to the power x log e जब होता है उसको हम ln बोलते हैं। इज इट ओके? यहां तक की बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। So now can you write your expansion e to the power x ln a? So I can simply write it as a to the power x का expansion क्या होगा? 1 प्लस, चलिए मेरे नोट पैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है सर, एक सेकेंड। सर बट आपको ln कहाँ से मिला? देखो एलएन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एलएन का मतलब कि नहीं बताया था? जब log विथ बेस ई रहता है तो वी कॉल इट एलएन, राइट ना? यस सर। डू वी रिमेम्बर इट? यस सर। सर sir, please can you send this slide on WhatsApp? हाँ डेफिनेटली आई कैन सेंड यू दिस स्लाइड, आई विल सेंड इट, मैं एनीवे इसको भेजूंगा। एक सेकंड, देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माय राइटिंग पैड। हेलो, हेलो, am I audible? Yes sir। log a with base e is defined as ln, ठीक है ना? और ये a टू द पावर x को मैंने e टू द पावर, क्योंकि a टू द पावर log m विथ बेस a, यानी जो नंबर का पावर हम ले रहे हैं और उसी का अगर log में बेस ले रहे हैं, तो इट सिंपली बिकम्स दिस नंबर जिसका हम log लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ना?
इस लॉजिक में अगर यहाँ पर मैं a टू द पावर x रखूं, यहाँ पर e और यहाँ पर भी e रखूं, राइट, तो इफेक्टिवली मुझे a टू द पावर x मिल रहा है। राइट ना? ये हम लोग समझ पा रहे हैं क्या? Yes, sir. e to the power x into e to the power आई थिंक ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए हो हर्षित। आर वी गेटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, दैट इज दिस इज की। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस एक्स एल एन ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल एन ए, सॉरी एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स एल एन 3 एल एन ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड अदर नंबर्स। ठीक है, सर मतलब हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो सर, वो मुझे बायनोमियल थ्योरम को कितना ठीक से समझना है, तो कल के लेक्चर में एक बार वो फिर से सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कल के लेक्चर में इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, बट बायनोमियल थ्योरम में क्या नहीं समझा आपको? सर मतलब वो सी एन, फिर वो पावर, मतलब वो आ था उसमें बहुत समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, सी एन आर बेसिकली वो पल्ले नहीं पड़ रहा है, राइट ना? वो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलेगा, मैं कुछ टर्म्स और निकलवा के और फिर उसके बाद बता दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा। विल डू दैट। सर n इज द टोटल नंबर ऑफ मतलब अरेंजमेंट्स आर क्या रहता है? और r उसमें से कितना? आर में से, आर का मतलब होता है उसमें से जैसे 10 एलिमेंट्स हैं तो सारे 10 को अरेंज करना जरूरी नहीं है। आई कैन पिक 3 एट अ टाइम और आई कैन पिक 5 एट अ टाइम और 4 एट अ टाइम, डिपेंडिंग तो अपॉन सर माई। उसका 4 अरेंजमेंट्स का क्या निकलता है मतलब फिर फॉर्मूला से? 4 अरेंजमेंट्स का क्या निकलता है मतलब? 4 अरेंजमेंट्स मतलब का जो अरेंजमेंट्स नहीं निकलता उसमें, 10 में से 4 चीजें मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज ओके 6C4 10C4। ठीक हाँ है, सर समझ गया। 10 चीजों में से 4 चीजों को मैं कैसे छांट के निकालूंगा, कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी सॉल्व्ड एज 1 प्लस आई थीटा बाई फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस आई थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 I theta 5 by factorial 5, sorry, minus
एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसको मैं फर्दर ब्रेक करके लिखता हूँ, सारे रियल टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस थीटा 8 बाई फैक्टोरियल 8, ठीक है, इन्फिनिटी तक, प्लस आई, इसको यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख लेता हूँ, प्लस आई ब्रैकेट में, यहाँ पर थीटा बाई फैक्टोरियल 1, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस या प्लस, माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ इस टर्म के लिए क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, प्लस ठीक है, माइनस थीटा 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, प्लस थीटा 9 बाई फैक्टोरियल 9 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। दिस वाज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इज इट ओके? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रियल टर्म पूरा, एंड साइन थीटा क्या हो जाएगा, सर मतलब हम डिसाइड करते हैं कि कॉस में सिर्फ सारे रियल टर्म्स और साइन में सारे इमेजिनरी टर्म्स, बिल्कुल या बिल्कुल फिर बिल्कुल या फिर हम तो फिर हम ऐसे तो कॉस में इमेजिनरी टर्म्स और साइन में रियल टर्म्स भी डाल सकते हैं ना, मतलब कैसे कैसे डाल सकते हो, कॉस थीटा अगर रियल टर्म को रिप्रेजेंट करता है तो हम हाँ उसमें नहीं मतलब whatever अगर is- हाँ कॉस अगर कॉस थीटा इमेजिनरी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे तो हाँ, फिर कॉस थीटा अगर कॉस इमेजिनरी थीटा टर्म्स, इमेजिनरी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता तब वो सही होता, ठीक है। बट हमारे नॉर्मल रोटेशंस में या जैसे हमने चीजों को डेवलप किया हुआ है, थ्योरेटिकली डेवलप हुआ है, उसमें कॉस थीटा रियल टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए ये एक्सपेंशन रहता है हमारा, ठीक है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम पर जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे हमारा रियल नंबर आता है और वाई एक्सिस पे मेरा इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर आ गया, तो अब वो तो जैसे हम अज्यूम करेंगे वैसे आ सकता है और उसके हिसाब से हमारे नोटेशंस चेंज भी हो सकते हैं, बट द वे इट हैज बीन क्रिएटेड या द वे इट हैज बीन असाइंड, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है। जैसे अब ए को हम ए बोलते हैं क्योंकि ए को ए ही बोला गया है, राइट। इसको हम ए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी को ए बोला गया है। अगर ऐसा होता कि इस लेटर को अगर सी, इस लेटर को अगर ए बोल के रखा गया होता, राइट, तो हम इसको ए बोल रहे होते हैं, हम इसको ए नहीं बोल रहे होते, बट ऐसा है नहीं ना। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो कुछ चीजें जो होती है हमारी जिस फॉर्म में डिस्क्राइब्ड है उसी फॉर्म में हमें एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है। देयर इज, दीज आर लाइक बेसिक डेफिनेशंस, या ये बताने के पीछे लॉजिक सिर्फ ये है ना
कि आप cos थीटा या sin थीटा का एक्सपेंशन एक तो याद करके रख सकते हो, और दूसरा अगर e टू द पावर x आपको ध्यान है कि कैसे होता है तो उससे आप डेराइव कर सकते हो जब भी आपका मूड हो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, या मेंटली आपको शायद डेराइव करने की भी जरूरत ना पड़े, आप फटाफट मेंटली कैलकुलेट करके लिख दो कभी भी। जनरली मैं ऐसे ही, मतलब मैं इसी तरीके से किया करता था, मैं मुझे याद रख करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं मेंटली कैलकुलेट कर देता था जब जरूरत पड़ती थी तब। तो ये कुछ कुछ एक्सपेंशन जो थे, मतलब मुझे याद करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एंड आपको भी मोस्टली याद करके रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब याद करके रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं रखेंगे, सर मतलब उसका फॉर्म याद रखना है ना, किस फॉर्म में है। राइट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर। पीछे वाला भी जो है वो थोड़ा सा एक बार और रिकैप कर देंगे। और ठीक है, सर तो tan थीटा क्या इंडिकेट करता है, वो क्या टेबल मतलब ग्राफ क्या इस cos क्या क्या थीटा cos थीटा रियल टर्म्स के लिए, sin थीटा इमेजिनरी के लिए, तो tan थीटा किसके लिए होता है? टैन थीटा एंगल के लिए होता है। किसी भी चीज के एंगल को डिनोट करने के लिए ना, ये थीटा एंगल जो होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कोई भी पॉइंट अगर लिया हमने ना, उसका स्लोप क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये निकालने के लिए यूज करते हैं। सी, अब वैसे हर का कुछ मीनिंग होगा ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव डिफाइंड 6 डिफरेंट रेशियोज एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है ना। साइन थीटा एंड कॉस थीटा से प्रोजेक्शंस हम लोग को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन cos थीटा से एंड वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन sin थीटा से मिलता है। पोलर कोऑर्डिनेट सर बताएंगे तो उसमें समझाएंगे, ठीक है ना। या आप लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट पहले कभी पढ़ा होगा तो फिर आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा। अब tan थीटा उसमें ये वाले एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। और tan थीटा का और भी एक मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन बताने के लिए। कोई भी लाइन अगर जो है हो रही है ना, या रेडियस वेक्टर है और उसका स्लोप एक्स एक्सिस के साथ क्या है, वो स्लोप को इंडिकेट करता है tan थीटा। सो एवरीथिंग हैज सम मीनिंग, इट विल कम टू यू इन ड्यू कोर्स। सर थीटा क्यूब किधर आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है इधर? क्या क्या साइन थीटा वाले में, साइन थीटा वाले में माइनस कैसे आ रहा है? ये माइनस कहाँ से आ रहा है? हाँ अच्छा, तुम लोग नोट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर नोट कर रहे हैं। तो ये आई थीटा का होल क्यूब है, दिस मीन्स आई क्यूब इंटू आई थीटा इंटू थीटा क्यूब। आई क्यूब क्या हाँ होगा? क्यूब रूट ऑफ -1। हाँ, यानी आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर क्या हाँ होगा? सर -1, या -1। आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। तो ये प्लस था, ये हाँ माइनस आई हो गया। ओके सर, ठीक है, अंडरस्टूड। हेलो सर। हाँ सर आप सिर्फ ये वाला पेज और उसके पहले वाले पेज के दो ये ग्रुप पे भेज देंगे। क्या पीडीएफ बना के भेज दूं? हाँ नहीं मतलब ये वाला पेज और इसके पहले वाले पेज। हाँ सर ठीक है। लॉगरिथम वाला भी।
अरे मैं पूरा भेज देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? हाँ ठीक है। यस सर। ओके। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग के जो भी लेक्चर्स है ना, दे आर बीइंग हाँ, sir. रिकॉर्डेड एंड दे आर बीइंग पुट ऑन यूट्यूब चैनल। उसका लिंक मैं भेज देता हूँ, इफ यू वांट, मतलब कभी कुछ जरूरत पड़े तो यू कैन रेफर टू इट। यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, चलो फिर लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर टुडे, विल मीट अप अगेन टुमारो। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।